तो साथियों, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पल है कि हमारे बीच में जो सर आए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत की जो कि संघर्षपूर्ण जीवन रहते हुए सर ने अपना, जैसे कि अपना रोजगार के पर्पज से जैसे पलायन होता है सभी का, वैसे सर का माइग्रेशन हुआ। बिहार जिले से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से सर का पलायन हुआ और यहाँ पे नोएडा में आकर के रहे एक छोटे से परिवार में, और छोटा सा किराए पे रह करके सर ने अपना एक जीवन यापन किया। और फिर उस तरीके से सर आगे बढ़े और सर की लाइफ बहुत ही संघर्षपूर्ण रही, और इसी को देखते हुए हमने सर से बात की, और हम एक तरीके से कहा जाए कि एक नॉर्मल तरीके से सर से हमने एक रिक्वेस्ट की, सर आप हमारे साथ मिल करके कुछ बताइए, हमें बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। तो सर आगे आए और सर ने हमारे साथ एक छोटी सी मीटिंग रखी, और फिर सर ने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ मिल करके बच्चों को प्रेरणा भी देंगे और थोड़ा सा उन्हें बताएंगे। तो सर के साथ में हम आए हुए हैं, कुछ वार्तालाप करेंगे। तो यदि आप लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं अब शुरुआत करूंगा सर से कि सर अपने बारे में कुछ ऐसे कि हमें कुछ थोड़ा सा सर बताइए कि आपकी लाइफ कैसे, आपका बचपन क्या हमारे जैसा, जैसे सभी लोगों का हम आपको पता होगा सर, हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, जाकर के जगह जगह उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि सड़कों पे भीख मांगते हैं या फिर कबाड़ा बिनते हैं या स्लम एरियाज में रहते हैं, वहाँ हम बच्चों को जाके पढ़ाते हैं। तो क्या सर आपका भी जीवन ऐसा ही कुछ था, या फिर आप आपकी जो दिनचर्या थी और आपका जो जीवन यापन था सब कुछ नॉर्मल था, या कुछ वैसा ही था? कैसा संघर्षपूर्ण जीवन रहा आपका, बचपन कैसा था आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वीरेंद्र जी, एक बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि संघर्ष क्या होता है ना, कि कुछ हर एक की ज़िंदगी में अपने अलग अलग संघर्ष होते हैं। हर इंसान, मतलब किसी की ज़िंदगी एबनॉर्मल नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। जी। तो अब जैसे आपने कहा कि आपके फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम कर रही है बच्चों के शिक्षा के लिए, उन बच्चों तक जहाँ तक जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुँच पा रहा है या फिर विभिन्न कारणों से वो उससे अलग हैं, तो उन बच्चों से अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ अपनी, तो बिल्कुल ऐसा ही, मतलब मेरे जीवन का शुरुआती जो टाइम था, शुरुआती क्या अभी भी मैं कहूँगा कि उसी दौर से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए रहे। मेरी फैमिली बहुत अच्छी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, परिस्थितियां ऐसी थी कि मतलब हमारा पूरा परिवार एक समय में एक जो बस्ती है नोएडा में, उसमें 8 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार हमारा रहता था, उसी में खाना पीना सारा जो आप समझ सकते हैं एक तरीके का। और एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पिताजी एक गार्ड की नौकरी करते थे। एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने भी जो वीकली मार्केट होता है उसमें जो हम देखते हैं कि फुटपाथ पे दुकान लगाई है। एक टाइम ऐसा भी था जब हमारी जनरल स्टोर थी और उसी मोहल्ले में जहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक हम लोग काम करते थे। मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ मैं थोड़ा उनकी मदद करता था ताकि जो भी मेरा योगदान हो सके, या जैसा भी उस समय वो, मतलब उतना सोचता तो नहीं था कि योगदान कुछ हो, बट जो भी ज़रूरत थी हम सब मिल करके पूरा करते थे उसको। और उसी के भी स्कूल भी जाता था तो इस तरीके से सब चलता रहा। और मतलब जो बच्चे सुन रहे हैं या उनके अभिभावक सुन रहे हैं, जो भी हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग, कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम मैंने कुछ अनोखा करके दिखा दिया है। जी, ठीक है। अब मैं सिविल सर्विसेज में हूँ। सिविल सेवा परीक्षा जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, उसको अगर मैंने पास कर लिया तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अनोखा काम कर दिया है। इसमें बस ये है कि आपको ये आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। और अगर जहाँ तक संसाधनों की बात है, जैसे जहाँ पे संसाधन नहीं है, संसाधन विहीन जो लोग हैं, तो वहाँ पे समाज हमेशा कुछ ना कुछ करके ना आपके पास संसाधन, आप कोशिश अगर करेंगे तो ज़रूर पहुँचा देंगे। जैसे आप हैं,
आप भी तो संसाधन पहुंचा रहे हैं बच्चों तक, आप भी उसके अलावा भी काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी मैं अगर उदाहरण दूं तो मैं जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई आशा के किरण, कोई व्यक्ति या कोई संस्था ऐसी आई जिसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। लगन थी और उस लगन को कोई ना कोई एक ईश्वर के रूप में आकर के उसने हमें सहयोग किया। बिल्कुल, और ये चीज़ हमेशा होती है। मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर इच्छा है कि आपको कुछ जो करना है, तो अगर आपके निश्चय दृढ़ है तो आपको सहूलियतें मिलती जाएंगी, आप बस कोशिश करना ना छोड़ें। बिल्कुल। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से तो यही सीखा है, जो भी बच्चे या जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप कभी भी निराश मत होइए। समस्याएं बहुत विकट हो सकती हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको लोग भी मिलते रहेंगे और आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा आपने बताया मुझे, सर आपने बताया कि जैसा आपकी जो परिस्थितियां थी उससे आप नेगेटिव वे में नहीं ले गए, आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते चले गए और आपने पूरे परिवार ने मिल करके उसको परिस्थितियों को देखा और उसमें मिल करके काम किया और आगे बढ़े। तो इसी बीच सर आपको ऐसा कुछ नहीं लगा, जैसे हम जाते हैं किसी सेंटर पे जाते हैं या कहीं बच्चों के बीच में जाते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि भैया आप यहाँ पे आएंगे और कुछ दिन पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, और कई हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे अगर उनके पेरेंट्स लोग भीख मांग रहे हैं, कबाड़ा बिन रहे हैं, तो बच्चे वो क्या करते हैं कि वो भी उनकी रूटीन होती है कि वो भी वो काम करें। तो कहीं आपको नहीं लगा सर कि आपका एक दायरा है, उस दायरे से हट के हमें आगे नहीं जाना है, या कुछ सीमित दायरा आपका आपने सोचा कि मेरा सीमित दायरा है, मुझे इसी में ही बढ़ना है? कभी ऐसा माइंड में नहीं आया कि मेरे पापा जी ने दुकान खोल के दिए तो मुझे दुकान में ही ऐसा रहना है, या कभी ऐसा माइंड में कुछ आया हो आपके कि अब मेरा एक दायरा है, उसी दायरे में ही काम करना है, ऐसा कुछ? देखिए, एक ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि आप घर में अगर कोई काम जो हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप उसकी तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं। मतलब एक आपको देखिए, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है ऑलरेडी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं अपनी दुकान की बात करूं तो अगर मैं दुकान चलाता, मैंने बहुत अच्छा बहुत लंबे टाइम तक काम किया है, और उसमें मतलब ये भी था कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत स्ट्रगलिंग और इस टाइप की सोच उस टाइम पे भी थी, ना मेरे पेरेंट्स की। मतलब ठीक है, हम काम करते थे, हम खुश रहते थे बहुत। तो और अगर मैं वही चीज़ करता रहता तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक सेटअप था मेरे पास, मैं उसको कंटिन्यू करता रहता। तो मतलब बाकी कोई भी काम हो, चाहे जैसे आपने कहा जो कबाड़ा बिनने का भी काम है, ठीक है ना, वो भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ठीक है, वो काम अगर घर में कोई कर रहा है तो अपने आप ही उसमें स्किल्ड, उसमें भी छोटी सी भी स्किल की ज़रूरत तो होती है ना, एक माइंडसेट की ज़रूरत तो होती है। तो वो अपने आप से ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अपने आप से उसमें वो फिट हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम कह सकते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन, ये गरीब जो परिवार है या जो संसाधन विहीन जो लोग हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ ये एहसास होता है कि जो संसाधन जिनके पास हैं, चाहे वो शिक्षा की तक पहुँच हो, अच्छी शिक्षा तक, अच्छे स्वास्थ्य तक पहुँच हो, या बाकी और चीज़ों तक पहुँच हो, तो वो जिन लोगों तक है उसमें ये उनका जो विकास होगा वो ज़्यादा होगा। ये मतलब क्योंकि उनके पास उन चीज़ों तक पहुँच है, तो उनका बुद्धि का विकास भी ज़्यादा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा, ठीक है, उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो समाज में और ज़्यादा योगदान कर पाएंगे। यहाँ पे हमें अंतर समझने की ज़रूरत है कि काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम हमारे पास ज़्यादा संसाधन होंगे तो हम समाज में, सोसाइटी में और अपने प्रति अच्छा विकास कर पाएंगे। तो वो चीज़ को सोचते हुए उन जो भी बच्चे अगर या जिनका जो भी परिवार हैं जो उस तबके से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें नहीं मुहैया हो पा रही, नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो उनको आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, और ये कभी हीन भावना मन में नहीं लानी। सबसे बड़ी बात है कि मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि
कोई अंतर है कि जो तथाकथित जो संभ्रांत परिवार है और जो हमारा परिवार है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब ये समाज द्वारा ही बनाया गया कि ये मिडिल परिवार है और ये ऐसा परिवार है, तो एक तरीके से एक डिवीजन हमें दिखता जरूर है, लेकिन अंतर कुछ नहीं। जैसे इंसान वो है वैसे इंसान हम है। अगर हम दोनों के बीच का एक जो सिर्फ अंतर है वो सोच के अंतर है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं या उससे आगे भी पहुंच सकते हैं। चाहे जितने भी बड़े जो भी आप जिन भी शख्सियत का नाम लें, चाहे अब धीरू भाई अंबानी जी का नाम लें या फिर किसी जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने छोटी सी चीज से कहीं से शुरुआत की होगी, या तो उन्होंने की, जैसे जिसको स्टेज मिल गया वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप इनिशियली देखें तो जिसने भी शुरुआत की होगी वो 100 रुपये या 50 रुपये से ही शुरुआत की होगी ना। उन्होंने कोशिश की और अपने उस जज्बे को नहीं मरने दिया कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है और मुझे करके दिखाना है। जी, अब जैसे महान शख्सियत हमारे बीच नहीं रहे फिलहाल, तो APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल तो इनका एग्जांपल ले सकते कोई भी, उन्होंने अखबार बेचे थे, ठीक है, उन्होंने वो अपनी पढ़ाई भी उसी तरीके से की, ठीक है। या जितने मैं अपने बैच की बात करूं, जो मेरा IRS का बैच है, तो मतलब उसमें हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी थी, जिसको आप संघर्ष कहें, मैं उसको परिस्थिति कहूं, जो भी कहें, उनकी वहां पे अलग कहानी थी। हर एक व्यक्ति कहीं कोई एकदम किसी चौकीदार के परिवार से है, कोई एकदम गरीब किसान के परिवार से है, कोई कहीं से है, सबने कोशिश की और वो वहां पर पहुंचा है। तो वो समस्या वहां पे नहीं है कि आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। समस्या इस बात में हो जाती है कि आप कोशिश करने से ही अपने आप को रोक देते हैं, क्योंकि आप ये मान के बैठे हैं कि आपकी नियति यही है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि देखिए क्या है कि संघर्ष हमेशा ही करते रहना चाहिए और संघर्ष से कभी हटना नहीं चाहिए। आपकी कैसा भी दायरा हो, अगर आप जिस दायरा है आपका, उस दायरे में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका जो भी आपके पेरेंट्स लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी आप कुछ करना चाहते हैं तो एक यूनिक तरीके से आप उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। बस उसमें आपका एक लगन होनी चाहिए। अगर आप उससे हट के कुछ करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, और लगन अगर रहेगी तो आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सर, इसी बीच में जैसे हमारा क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी सेंटर्स पे जाते हैं, किसी बच्चों से मिलते हैं, या हमारे वॉलंटियर जाते हैं बच्चों से मिलते हैं, तो कहीं नकारात्मकता ये आ जाती है कि सेंटर पे बच्चों से मिलने जा रहे हैं, पेरेंट्स से मिलने, तो उनका एक व्यवहार ऐसा रहता है कि नहीं जी, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम ठीक हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि पढ़ाई से कुछ होना ही नहीं है, पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। तो इस बीच में हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अवेयर करें, पेरेंट्स को पहले अवेयर करें इस चीज़ को लेकर के, फिर बच्चों को अवेयर करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिकता जो उनके माइंड में बनी हुई है, वो कैसे सर चेंजेस हो सकती है उन बच्चों को उनको पेरेंट्स को लेकर कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और क्योंकि पढ़ाई जो ऐसी चीज़ है जो आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो वो कैसे हम करें बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ जाके जो परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए, वो कुछ बताइए सर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे मैं अपने परिवार की बात करूं, हम लोग जब हम जो सो कॉल्ड हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जो हमारा स्ट्रगलिंग फेज था, तो मैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई, हम सब बहुत खुश थे। ऐसा कुछ नहीं था, हम अपने ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट थे। जो आपने कहा कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम खुश हैं, हम भी बहुत खुश थे, ठीक है। लेकिन हमें ये पता था कि ज़िंदगी सिर्फ इस दायरे में ही सीमित नहीं है, ज़िंदगी इसके बहुत पार भी है, ठीक है। जैसे मैं अपने भैया का उदाहरण दूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे भैया अभी यहाँ नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बहुत मतलब उन्हीं परिस्थितियों में से उन्होंने CA जैसी जो मुश्किल परीक्षा है उसको जितने 3 फेज़ होते हैं, हर फेज़ को न सिर्फ एक बार में पास किया, बल्कि वो ऑल इंडिया 2nd रैंकर तक रहे, ठीक है, उन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई करके। और आज की डेट में वो एक बहुत अच्छी कंपनी में पार्टनर है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर अपनी बात करूं
तो मैं वहाँ पे उन्हीं परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई की। उस टाइम बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन उसके बावजूद कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आई कि उसके बाद पढ़ाई का मतलब मैंने व्यक्तिगत रूप से समझा कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको एक जो अपनी जो सोच है या अपना जो अस्तित्व है उसमें कुछ एडिशन करना है, उसमें कुछ जोड़ना है, तो शिक्षा सबसे पहली चीज़ है जो आपको उसमें कुछ जोड़ने के लिए, उसमें कुछ विकास करने के लिए आपको साधन उपलब्ध कराती है। और अभिभावकों को कई बार ये डर होता है कि पढ़ लिख लेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सपनों को ना बड़ा बनाने की कोशिश करें। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे उन्हीं परिस्थितियों में ही ज़िंदगी निकाल देंगे, जैसे हम हैं वो उसी स्थिति में रहे, ऐसा कभी नहीं हाँ, सोचा। ऐसा कभी नहीं। उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया और इस चीज़ के लिए कोशिश की कि मेरे बच्चों को जो भी हम बेस्ट दे सकें जी। या जो भी हम कर सकें उनके लिए वो ज़रूर करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो सोच को नहीं आने देंगे कि हाँ तुमको यहीं पे ज़िंदगी अपनी निकाल देनी है। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले को, पेरेंट्स को ही चेंज होना बिल्कुल पड़ेगा, होना सोच पड़ेगा। और उस चीज़ को, वही जो हीन भावना है उसको मन में नहीं लाने, घर करने देना होगा कि भाई हमारी ज़िंदगी अगर ये यहाँ पे है तो यही हमारी किस्मत है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो आँख खोल के देखेंगे तो लाखों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन लाखों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये हमेशा उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनका प्रोत्साहन कर सकते हैं कि व्यक्ति छोटे से स्तर से उठ करके और वहीं पे पहुंचा है जहाँ पे कोई बड़ा आदमी पहुंचने का सपना देखता है। जी। तो सर जैसे आपने बताया, तो देखिए परिवार में माता पिता का सबसे बड़ा रोल तो होता ही है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को लेकर के अगर हम जिस परिस्थिति में हैं, और हर परिवार वाले करता है, मुझे तो लगता है कि हर परिवार में मम्मी और पापा लोग ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा बने, मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो हर परिवार वाले चाहते हैं वो चाहे किसी, लेकिन कोशिश उनकी भी ये रहती है कि कहीं ना कहीं अब जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो क्या है, मुझे लगता है कि वो एक दायरा उनका सीमित हो गया है, तो उससे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो सोचना ही नहीं चाहते हैं कि जी हमें अब आगे कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ करवाना है। वो क्या चाहते हैं कि आज सुबह खाया हमने, शाम को खाया, कल का कल देखेंगे। तो ऐसे भी परिवार हैं कई, तो कहीं ना कहीं उनको चेंज होना है। साथ में अगर परिवर्तन उनके पेरेंट्स में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक एक्शन लेना पड़ेगा। बच्चे को, अगर बच्चा लायक है कि बोल सकता है, कुछ कर सकता है, कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, तब जाके वो अपने थोड़ा घर वालों को भी बोल सकता है, बता सकता है। हम लोग तो कोशिश करते हैं, जगह जगह जा करके उनको बताने का काम करते हैं। तो सर ऐसा कुछ बताइए, जैसे कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ट्रेजेडी जिसके बाद में आपने बिल्कुल ही परिवर्तन किया लाइफ में, कि जैसे आपने बताया कि आपका जो स्कोरिंग था स्कूल लाइफ में, एक होता है ना सर, एक हम सोचते हैं, हमारे माइंड में, सभी के बच्चों के माइंड में आता है कि यार इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है तो मतलब इनका टैलेंट बहुत अच्छा होगा, शुरू से ही अव्वल रहे होंगे हर विषय में। तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट कि आपकी लाइफ में चेंजेस आया कि आपने अब ये नहीं, अब मुझे ये करना है, मेरा परिवार यहाँ है, अब मुझे इस परिवार को सहयोग, तो आप लोग पूरे परिवार जैसा कि आपने बताया कि सहयोग करके सब लोग आगे बढ़ते चले गए, तो आपका यूपीएससी जो आपने चुना और फिर उसे आपने क्लियर भी किया जा करके, तो ऐसा कोई ट्रेजेडी, बीच में कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई हादसा हुआ इस बीच में जो आपने लाइफ में चेंजेस करना है आपने सोचा, तो कुछ ऐसा? देखिए ट्रेजेडी हादसा तो नहीं कहूँगा, एक चेंज आया था मेरी ज़िंदगी में। एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब पहले की जैसे बात बताऊँ, मैं जैसे 10th तक जब मैं था, 10th जब एग्ज़ाम पास किया था, तो उस समय या उससे पहले भी कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में पास करने के लाले पड़ जाते थे मुझे, ठीक है। अब मतलब जान के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं जब नर्सरी में था तब भी नर्सरी में फेल हो चुका ठीक है। उसके बाद 10th में भी ऐसी स्थिति थी बोर्ड के एग्ज़ाम की, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मतलब मुझे, मेरे घर वालों को, किसी को ये भरोसा नहीं था कि मैं सारे सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, सब में पास कर जाऊंगा। तो खास करके मैथ में, गणित में तो खास करके ऐसा डर लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या ही करूँगा।
लेकिन जब रिज़ल्ट आया बोर्ड का तो मेरे मतलब मार्क्स ऐसे थे, ये सब्जेक्ट में 33 थे, 34 मैथ में 33 नंबर, मतलब एकदम बिल्कुल कि पासिंग स्कोर था। और ओवरऑल एग्रीगेट मेरा 50% था उस समय, ठीक है। और तो इस तरीके का था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मतलब मन लगता था, नहीं लगता था, मुझे समझ में भी नहीं आता था लेकिन नंबर कभी आते नहीं थे और पढ़ाई ठीक तरीके से होती नहीं थी मेरी। तो जब मैं 11th में था तो उस समय मेरी आइज़ में इशू हुआ, मेरी मैं मतलब रेटिना मेरी दोनों आँखों की ख़राब हो गई, मेरी मतलब पढ़ाई लिखाई छूट गई। लगभग 5 सालों तक मैं पढ़ाई लिखाई जो फॉर्मल एजुकेशन है मेरा वो छूट गया, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ नहीं सकता था। आज भी मैं कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ। मेरी दोनों आँखों की रेटिना ख़राब है, सेंट्रल विजन नहीं है मेरे। तो उस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। और जैसा मैंने कहा कि हम एक बस्ती में रहते थे, वहाँ तो कोई इस तरीके का कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ये मैं 2003 की बात बता रहा हूँ। उस समय बहुत ज़्यादा ना तो ये इंटरनेट था या ना उस तक पहुँच थी। तो उस टाइम पे ये था कि जो सारा फोकस था, पढ़ाई तो बंद ही हो गई थी कि कैसे पढ़ेगा, जो व्यक्ति लिख पढ़ नहीं सकता वो कैसे पढ़ेगा, पता नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जो जितने भी संसाधन, जो भी पैसे वैसे जो भी थोड़ा बहुत थे भी, तो वो सब मेरे इलाज और मेरे उसमें खर्च में जा रहे थे। मेरे माता पिता ने उस समय बहुत पता नहीं कहाँ से पैसे का इंतजाम किया, मुझे नहीं पता, बहुत कर्जा लिया, बहुत स्थितियाँ ऐसी हो गई थी। तो बट उन्होंने हर तरीके से मेरा हर संभव इलाज कराया, लेकिन नहीं, इसका कोई इलाज है नहीं, तो वो हो नहीं पाया। बट उस समय ये एहसास हुआ कि जो 5 साल में बैठा रहा, दुकान चला रहा था, बैठा तो क्या ही था, दुकान चला रहा था, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उस समय मुझे एक्चुअली में एहसास हुआ कि पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत है। जब जो चीज़ आपके पास नहीं होती है ना, जैसे मैं जब पढ़ाई कर पा रहा था तब मुझे समझ में नहीं आता था क्या पढ़ के क्या मैं क्या ही कर लूँगा, ठीक है। जैसा मैंने अपने मार्क्स बताया, और मेरी परफॉर्मेंस हमेशा वैसी ही ऑलमोस्ट मोर लेस ऊपर नीचे वैसी रहती थी। लेकिन जब वो चीज़ मेरे से छिन गई तब मुझे समझ में आया कि शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है किसी की ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि लोग एक जो लाचारी की भावना लोगों के मन में, उनके बिहेवियर में, उनके नज़रिए में जो मुझे नज़र आ रहा था कि अब ये बेचारा क्या करेगा, अब ये दुकान ही चलाएगा। तो जो दुकान मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे एक तरीके से ये लगने लगा कि ये मेरी लाचारी ना बन जाए कहीं। मैं उस ज़िंदगी में बहुत खुश था, लेकिन मैं लाचारी के तहत वो काम नहीं करना चाहता था। तो वो चीज़ का एहसास हुआ। फिर मैंने ये समझा कि नहीं, मुझे पढ़ाई तो करनी ही है। और वो पढ़ाई का फिर मेरा तरीका बदला। मैं पढ़ के, देख के पढ़ने की जगह सुन के पढ़ने लगा, ठीक है। और वहीं से फिर मैंने आगे 12th का एग्ज़ाम दिया, 5 साल के बाद फिर ग्रेजुएशन हुआ। फिर ये चीज़ भी समझ में आई कि जो लोगों के पास संसाधन हैं, जैसे शिक्षा तक पहुँच किताबों के माध्यम से भी हो सकती है, ऑडियो सीडी के माध्यम से भी हो सकती है, तो या जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, तो उन लोगों तक की ये जो पहुंच है, ये एक डिवीज़न है हमारी सोसाइटी में कि जिन लोगों तक ये संसाधन उपलब्ध हैं और जिन लोगों तक ये संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो अगर उन लोगों तक संसाधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ तक अगर पहुँचाना है, तो उसका एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है सिविल सेवा। क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधन के एलोकेशन में या फिर जो सरकार की जो स्कीम्स है उन सबको ये लागू करवाने में सिविल सेवा का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मैंने वही सोचा कि मुझे इस परीक्षा में बैठना है, इसे पास करना है, ताकि मैं उन लोगों तक फिर से कुछ पहुंच सकूं जहां तक संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो देखा सर ने जो बताया कि सर की जो एक परिस्थिति रही, तो सर की जो भी परिस्थितियां रही, सर ने कभी अपनी उससे सर हटे नहीं और डटकर मुकाबला किया। तो देखिए, हमारे पास कई चीज़ें होती हैं तो हम उसकी उस टाइम पे वैल्यू नहीं करते हैं। सर उस टाइम पे अच्छा पढ़ लेते, मतलब थोड़ा सा सर के पास सब कुछ होते हुए भी सर ने उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सर के पास कुछ नहीं रहा
तो सर के पास संसाधन की कमी, 2003 का समय था, मुझे नहीं लगता सर उस टाइम पे ज़्यादा कुछ, जैसे आपका विजुअल इम्पेयरमेंट है, आप विजुअल इम्पेयर्ड हैं, तो सर उस टाइम पे संसाधन की कमी होगी आपके पास में उस टाइम पे। जैसे अब तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जगह जगह संस्थान खुल गए हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं भी होगा। और आपका समाज जिस तरीके से जहाँ सर आप रहते थे, आपने बताया कि वहाँ पे लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। उन्होंने भी एक समाज का जो बर्ताव था सर आपके प्रति कैसा था उस टाइम पे, जब आपको पता लगा कि आप विजुअल इम्पेयर हो गए हैं, और फिर आपके घर वालों को पता लगा, और उस समय आप एक हंसते खेलते इंसान थे, घूमते थे, जहाँ मर्जी वहाँ चले गए, बात कर ली लोगों से, फिर अचानक ही आपके लाइफ में ऐसा चेंजेस आया, तो समाज में जो लोगों का रवैया था आपको देखने का और घर वालों का जो रवैया था वो कैसा रहा उस टाइम पे? क्या समाज आपको उसी नज़र से देखता था जैसे पहले देखता था? क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए भी नया होगा, जहाँ तक हमें लगता है उस टाइम पे 2003 की बात है, तो सर उनके लिए भी नया होगा। तो समाज का जो रवैया था वो सेम था या कुछ चेंजेस आया था उनके रवैये में, आपके दोस्तों में कुछ ऐसा आपको? जो आसपास के लोग या फिर जो सोसाइटी जहाँ पे मैं रहता था या जो भी, उसमें बहुत तरीके के चेंजेस आए। जैसे कि एक तो सबसे पहली बात कि सब मुझे लाचार समझने लगे कि अब देख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, क्या ही करेगा ज़िंदगी में। लेकिन वही कि दुकान चलाएगा या जो भी है, मतलब पड़ोसी रिश्तेदार, बहुत तरीके की सोच। उसके अलावा और पता नहीं कि तरह तरीके की बातें, जैसे कि मेरे माँ बाप को बहुत कुछ लोगों ने सुनाया कि ये तुम जैसे तुम लोगों के कुछ बुरे कर्म होंगे, जो पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हाँ, होंगे, कि जो तुम्हारे बच्चे को ये ऐसा झेलना पड़ रहा है, ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ मुझे सुनने को मिली कि तूने ज़रूर कुछ किया होगा बहुत सारी चीज़ें, उस तरीके की बातें जो मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, ठीक है। और मतलब और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो थी ना, वो मुझे पिंच तो कर रही थी। खास करके सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँ, मेरे माँ बाप को जो वो चीज़ देखनी पड़ रही थी ना, मेरे पेरेंट्स को, कि वो असहाय हो गए थे, कि वो चाहते थे बहुत कुछ करना लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो इलाज करवा रहे थे, करने के लिए भी सोचे तो समाज कहीं ना कहीं हाँ, सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा एक वो उस सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कि, और उनकी जो लाचारी थी ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये था कि इस उनकी जो लाचारी हो गई है ना, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, और वो चीज़ आगे करने की कोशिश की मैंने, ठीक है। और आज के डेट में वही जो लोग थे जो पहले ये बोलते थे कि हाँ पता नहीं कहाँ कौन से जन्म के पाप हैं, वो अब उनसे बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और मतलब एक तरीके का उनको गर्व होता है। तो ये बदलाव है, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें मुझे पता है कि उनके लिए इतनी आसान नहीं होंगी, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। शायद मेरे लिए वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं तो फिर भी उसके लिए कोशिश कर सकता था जो मुझे करना था, लेकिन वो तो उस चीज़ के लिए कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो क्या करें, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते होंगे, जैसे जिनके पास अभी नहीं पढ़ने लिखने के संसाधन, पैसे नहीं होंगे या चीज़ें नहीं होंगी, तो वो सोचते होंगे कि उनके बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ पाएँ। तो मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप बच्चों पे थोड़ा भरोसा कीजिए, और बच्चे आपको ज़रूर आगे लेकर के जाएंगे। बस कोशिश करने की उनको प्रेरणा देते रहिए। जैसे मेरे माता पिता ने कहा कि तुम कोशिश करते रहो हमेशा, ठीक है। मेरे भैया ने हमेशा मेरे को प्रोत्साहित किया कि हाँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करोगे वो ज़रूर उसमें कामयाब होगे। उन्होंने हमेशा मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराया। तो आप बस बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराइए। बाकी बच्चे आज के डेट में तो इतनी मतलब चीज़ें हैं तरह तरीके की, और आपकी जैसे संस्थाएं हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बस उनको एक दिशा दे दें और उनको सहारा दे दें, बाकी वो खुद बहुत अच्छे से काम करेंगे। जैसा सर आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक परिवार में, अगर परिवार के लोग हैं, अगर समाज के लोग हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा हो भी जाता है, देखिए ये तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखी पिछली लाइफ कैसी थी हमारी,
पिछला जन्म कैसा था हमारा और अब का आगे का जन्म कैसा होगा। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये तो परंपराएं हैं, ठीक है, बनाई हुई हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक होती हों, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पिछले जन्म के बुरे कर्म होंगे जिसका नतीजा अब मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज वाले और घर वाले लोग बच्चों को ऐसा कर देते हैं कि भैया तुम गलत हो, ठीक है। अगर बच्चा कुछ गलतियां कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बताना चाहिए कि बच्चा ये तो अभी हो गई, ठीक है, कल तुम सही कर लेना, ठीक है। उसे अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे बताना चाहिए कि सर, जैसा आप बता रहे हैं कि घर वाले आपको हमेशा प्रेरित करते रहे, है ना, आपको मोटिवेट करते रहे कि नहीं तू कर पाएगा। ऐसा होता है, हमें भी अपने बच्चों को, अगर जैसे परिवार में अगर कोई अभिभावक देख रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि नहीं बच्चा तुम कर पाओगे, तुम्हें ये जो प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम अगर सर जैसे आपका है, अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट हो गए थे 2003 में, तो कहीं ना कहीं आपके पास संसाधन की कमी थी। अगर देखा जाए तो ये डिसेबिलिटी को ना लेकर के एक एबिलिटी भी तो थी ना सर। कहीं ना कहीं एक संसाधन एक कम हुआ है तो कहीं दूसरा संसाधन तो सोर्सेस तो आया है आपकी लाइफ बस में। वो तरीका बदल गया, तरीका बदल गया। अगर मैं पहले देख के पढ़ता था जी उसके बाद अब सुन के पढ़ता हूँ, बस इतना ही तो अंतर आया है। जी। उसके अलावा क्या अंतर आया? ना मेरी ज़िंदगी में कोई अंतर आया है, ना मेरे और किसी, ना मेरे रिश्तों में अंतर आया। मेरे दोस्त जिस तरीके से मुझे पहले ट्रीट करते थे उसी तरीके से अभी ट्रीट करते हैं। मैं दोस्तों के साथ वैसे ही रहता हूँ जैसा मैं पहले रहता था, या मेरे परिवार के साथ मैं पहले जैसे रहता था वैसे ही रहता हूँ। तो ये बस नज़रिया आपको बदलने की है। ये कोई जो सो कॉल्ड डिसेबिलिटी होती है, ये कोई समस्या नहीं होती है। ये सिर्फ एक परिस्थिति होती है जिसमें आपको ये समझना है कि ये एक परिस्थिति है, इसके सामने हमारे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं और उन विकल्पों में से आपको चुन लेना है और उसके हिसाब से काम करना है। बस इतना ही तो अंतर है। हर एक, कोई भी इंसान फुल्ली एबल्ड नहीं होता। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास शारीरिक कुछ अक्षमता है, किसी के पास मानसिक अक्षमता है, कोई व्यक्ति किसी और तरीके से ग्रसित है, ठीक है। जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है उसके अंदर भी कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कोई इंसान गाड़ी नहीं चला सकता, कोई प्लेन नहीं उड़ा सकता। तो हर इंसान के पास अपने अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं। तो हम उस डिसेबिलिटीज़ को लेकर के तो कोई नहीं बैठता ना। तो हम शरीर में अगर कोई है समस्या या कोई एक इशू है तो उसको लेकर के क्यों बैठे जी। या अगर पैसे नहीं हैं तो अगर एक बात यह है कि पैसे नहीं है हमारे पास समस्या, तो हम उसको लेके क्यों बैठे? जो हमारे पास है अवेलेबल हम उसकी तरफ काम देखें ना, उसकी तरफ नज़र दौड़ाएं और उसके हिसाब से उनको चुनें और उनके साथ काम करें। तो ये सारी समस्या बस इसी सोच में है कि हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि कुछ हम कर नहीं सकते हैं, या हमारे अंदर वही हीन भावना आ जाती है कि हम क्या ही करें ज़िंदगी में, हमारे साथ तो है, हमारे साथ ये हो गया। तो वो वाली सोच नहीं रखनी है कभी भी। सर जैसे कि आपके पास में संसाधनों की बहुत कमी थी, फिर भी आपने स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको मिली होगी जिसने बहुत सहयोग किया होगा। अच्छा, एनजीओ का क्या महत्व है सर आपकी लाइफ में? कुछ ऐसा कुछ किसी एनजीओ ने, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है सर कि ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे कुछ काम करती हैं कि बच्चों को सुविधाएं, संसाधन, आज के डेट में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संसाधन पहुंचाती हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं। आपके पास में भी कई संसाधन पहुंचे होंगे, तो कोई ऐसी संस्था का नाम जो आप कुछ बता पाएँ कि हमारे व्यूवर्स अगर कोई देख रहे हैं तो किसी बच्चों को बता पाएँ वो लोग, कोई संस्था 4-5 कोई ऐसी संस्था जिसके बारे में आप सर बता पाएँ कि आपकी लाइफ में भी एनजीओ ने इतना महत्व दिया और दूसरों की लाइफ में भी वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसे संसाधन पहुँचाता है। देखिए, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओज हम जो कहते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो एक सरकार के साथ एक पूरक की तरह काम करते हैं, ठीक है। और मेरी अगर व्यक्तिगत ज़िंदगी की बात करूं तो मेरे ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने बताया 5 साल मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो उसके बाद मेरे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो पढ़ता कैसे है या पढ़ कैसे सकता है, ठीक है। तो उस समय मैंने पता किया, पता करते 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 मुझे वही संस्थाओं के बारे में पता चला। तो एक संस्था है यहीं दिल्ली में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स, ये RK-पुरम में। तो वहाँ मैं गया, वहाँ जा कर के मुझे मतलब कहते हैं ना, एक सानंद आश्चर्य हुआ कि मतलब प्लेजेंट सरप्राइज़ कि जो व्यक्ति जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता है, वो कंप्यूटर भी चला रहा है,
ठीक है, ये मतलब 2006-2007 की बात है। उसके बाद वहाँ पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल थी। वो उनके जो वॉलंटियर्स थे वो किताबों को पढ़ कर रिकॉर्ड करते थे, तो और उन्हीं से पढ़ाई होती थी। तो मुझे वहाँ से किताबें मिली। उसके बाद जो किताबें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, जो हार्ड कॉपी में थी, वो मैंने वहाँ पे दी, वहाँ से मुझे रिकॉर्ड होकर के मिली। उसके बाद फर्दर यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी मुझे बहुत वहाँ से किताबें मिली और कंप्यूटर की ट्रेनिंग मैंने वहाँ से ली। उसी तरीके से दूसरी संस्था है सक्षम, जहाँ से मुझे बहुत किताबें मिली, बहुत सारे अप्लायंसेस मिले। मेरा पहला टॉकिंग फ़ोन मुझे वहाँ से मिला। तो उसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं। NIBH है देहरादून में, अब तो शायद उसका नाम चेंज हो गया, मैं नाम भूल गया हूँ, जो एक सरकारी संस्था है। उसके अलावा NIBH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, देहरादून में थी, उसका नाम शायद अभी कुछ चेंज हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज के हर उस व्यक्ति के लिए काम कर रही है जो जिनकी पहुंच नहीं है संसाधनों तक, या फिर जो अलग तरीके से काम करते हैं, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हों, चाहे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हों, चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड हों, या फाइनेंशियली लो कैटेगरी से आते हैं, जिनके पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन या अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उन तक, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज सुबह ही मैं अपने एक बैचमेट के बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने किस तरीके से कोरोना काल में जो बच्चे जहाँ तक किताबें नहीं पहुँच पा रही थी, उन लोगों तक किताबें पहुँचाई। तो इस तरीके के मतलब आपके पास संसाधनों और रिसोर्सेज की कमी नहीं है आज की डेट में। तो आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो आपको दरवाजे हज़ारों मिल जाएंगे खुलते हुए। ये भी ज़रूर मिलेगा कि कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तो हमेशा ही मिलेंगे लोग। आपको ये देखना है कि कौन से दरवाजे आपके लिए बने हैं और उन दरवाज़ों के होकर के आपको अपनी मंजिल को पाना है। सर देखिए, आपने ना सर हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को एक मार्गदर्शन दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं सर आपकी लाइफ में जब इतना गैप रहा, जब आपने जैसा कि बताया कि 5 साल का गैप हुआ, तो बैकअप करने में भी कितना आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। और फिर एक तरीके से मन भी इतना डाइवर्ट हो जाता है हमारा कि हम अगर 5 साल अगर पढ़ाई ना करें, कोई भी इंसान हो कि वो 5 साल पढ़ाई ना करे, उसके बाद में दोबारा पढ़ाई करनी हो, वो भी उससे अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। जहाँ आप देख करके पढ़ पाते थे वहाँ आपको सुनना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रेरित करने की किससे प्रेरित हुए आप? कोई आपका आइडल रहा हो जिसे आपने सोचा कि इसे देख करके आप प्रेरित हुए, या आपने खुद से अपने आप को मोटिवेट किया? ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ कोई आइडल या कोई प्रेरित करने वाला कोई व्यक्ति? देखिए, आज की डेट में तो बहुत सारे आइडियल्स हैं मेरे। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा एक्चुअली में, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर कलाम हों, ठीक है। तो ऐसे मतलब अभी तो मैं कई लोगों से कह सकता हूँ प्रेरित हुआ, लेकिन इनिशियली उस समय ना मेरे पास, मैं जानता ही नहीं था, सही बताऊँ तो मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। मुझे उस समय जो प्रेरणा मिली, वो सही बताऊँ तो मुझे अपनी परिस्थितियों से मिली, कि ये था कि इन परिस्थितियों से तो बाहर निकलना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और वो जो सोच थी, उसने ही सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे संबल दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ से निकलना है। जैसे आपने कहा कि 5 साल एक तो पढ़ाई रुक गई थी, पढ़ाई का एक माइंडसेट होता है वो बिल्कुल मतलब अलग होता है, वो छूट गया था। दूसरी चीज़ की पढ़ाई का तरीका बदल गया था कि मैं पहले देख के पढ़ रहा था, अब सुन के, तो वो और उसके साथ साथ सही बताऊँ बड़ा मतलब अजीब भी हो सकता है लगे कुछ लोगों को, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुकान भी चलानी थी। तो मेरी पढ़ाई ज़्यादातर करके कैसे होती थी कि मैंने अपने एक दुकान में एक CD प्लेयर ले लिया था और उस पर 2 स्पीकर का इंतज़ाम कर लिया था और वहीं लगा दिया था। वो CD उसमें चलती रहती थी, मैं सामान भी तोल रहा हूँ, आटा दाल चावल वो हिसाब भी कर रहा हूँ, और वो CD भी चल रही है और उसके साथ मेरी पढ़ाई भी हो रही है। तो वो मतलब बिल्कुल ही नया दौर था मेरे लिए,
लेकिन ये था कि वो जो एक एक ललक थी कि हाँ, मेरे माता पिता के मन में जो लाचारी है मुझे लेकर के, मेरे भैया के मन में जो परेशानी है मुझे लेकर के, या लोगों के जो उनको ताने कहें या जो भी है, जो चीज़ें हैं या वो मेरे प्रति जो उनकी व्यवहार जो बदल गया है, इन सब चीज़ों को ठीक करना है। और ये सब चीज़ें सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मुझे एक तथाकथित एक डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, या फिर मैं उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ जैसा लोगों को एक्सपेक्टेशन थी मेरे से। तो वो जो एक अंतर था, एक गैप था, उसको ख़त्म करने की जो चाहत थी, उस चाहत ने ही मुझे इनिशियली उस समय सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी और जिसके कारण मैं जो भी कुछ कर पाया। तो मतलब यही है कि सर ने जैसा कि बताया, पहले तो सर अपने आप में खुद मोटिवेट हुए, अपने आप को पहले प्रेरित किया सर ने। फिर यही है कि सर पहले कुछ भी काम करने से पहले, जैसा सर बता रहे हैं कि पहले हमें खुद से एक डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा, तब जा कर के हम कुछ ऐसा कर पाएंगे कि अपने लाइफ में कुछ आगे किसी को आइडल माने और फिर उसको लेकर के हम काम करें, आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुद से प्रेरित होना पड़ेगा, बाद में हम किसी और को प्रेरित कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ सर, एक बात आपसे ये कंफर्म करना चाहूँगा मैं, जैसे हमारे व्यूवर्स में भी कोई हो सकता है पीएच कैंडिडेट हो, तो कहीं ना कहीं एक समस्या रहती है हमारी लाइफ में कि एक जैसे समाज का बिहेवियर हो जाता है, फिर कई परिवार में भी ऐसा होता है कि लोगों ने अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, और लेकिन इस सुविधाओं के बीच में कहीं ना कहीं पैसा भी बहुत मायने रखता है। आजकल अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसमें कई संस्थाएं हैं, वो तो फ्री में ऐसा करती हैं, लेकिन कई अगर अच्छी एजुकेशन या कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं पैसा भी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल, जो अगर पीएच कैंडिडेट है, अगर आपके लाइफ में इनसे एक अचानक ही ऐसा इंसिडेंट आया जब आपकी ऐसे हो गई, आपका विजुअल इम्पेयर हुए, और लेकिन कहीं ना कहीं किसी का बचपन से होता है, कहीं किसी के अचानक आ जाए, तो उसको कैसे अपना मनोबल आगे बढ़ाना चाहिए कि समाज को साथ में रख के, समाज के ताने कहीं तो सुन करके फिर भी हमें आगे बढ़ना, तो किस तरीके से ऐसे वो बच्चे जो पीएच कैंडिडेट है वो आगे बढ़ पाएँ, कुछ ऐसा बताइए सर कि उनका भी मनोबल बढ़ा रहे, वो भी किसी चीज़ में एक डिसेबल नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी है, बहुत है, तो आप किस तरीके से उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए, कि आप कुछ बताइए सर अपनी लाइफ से। देखिए, जो जो अंतर होता है ना, चाहे वो जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं और जो सो कॉल्ड डिसेबल लोग हैं, उनके बीच में जो अंतर होता है वो अंतर सिर्फ सोच का है, और वो सोच कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारे दिमाग में डाल देती है। डिसेबिलिटी का मतलब कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम लाचार रहोगे, तुम हमेशा आश्रित रहोगे किसी के ऊपर, तुम हमेशा किसी के ऊपर निर्भर रहोगे, ये सोच कहीं ना कहीं दिमाग में डाल दी जाती है। तो उस सोच से लड़ना है। अभी तो हम ऐसे दौर में हैं कि आपके पास वो जो कमी है ना, जो कमी क्या है कि जो संसाधन आपके हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, मैं डिसेबल्ड, मैं फिजिकली हैंडीकैप के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि जो संसाधन आपके हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, उनको आप अपने हिसाब से बनाने के लिए आपके पास बहुत लोग उपलब्ध हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हैं, बहुत सारी तरीके की संस्थाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो उपलब्ध हैं। आप अगर अपनी सोच को ये बना लें कि हाँ, मुझे ये काम करना ही करना है, तो आपको, मैं फिर से वही कहूँगा कि 100 तरीके के उपाय आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने जो एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि पढ़ नहीं सकता था, किताबें थी लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड करवा के सुन के पढ़ा। आज की डेट में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स इतने अच्छे उपलब्ध हैं कि आपको रिकॉर्ड कराने की भी ज़रूरत नहीं है। वो किताब की सॉफ्ट कॉपी होगी, आप उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद उसको वहीं से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से बाकी जो बच्चे हैं जो मान लीजिए जो व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, या फिर जो नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए हर तरीके की जो एक्सेसिबिलिटी है स्कूल्स में या दूसरे जो इमारतें हैं वहाँ तक बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और अगर आपको नहीं, उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो आप सरकार से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। और विश्वास मानिए कि ऐसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आपको बस सही दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने ये जो मार्गदर्शन दिया और बच्चों को प्रेरित किया, सच में ये मतलब एक तरीके से कहें हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है और हम सभी लोग इसके साथ मिलकर के काम करेंगे आगे। और सर ये हमारा बचपन जो फाउंडेशन है सर, जैसे कि हम क्या करते हैं जगह जगह उन बच्चों को पढ़ाते हैं जा करके जो सच में अक्षम है पढ़ने में, उनको कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे समाज में कई सारी संस्थाएं हैं जो इस लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट जो बना हुआ है लोगों का कि एनजीओ जी ऐसी होती है, एनजीओ ऐसी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनजीओ है एक अपना जो स्तर है वो खुद एनजीओ ने हो सकता है गिराया हो, लेकिन हम लोग तो कोशिश यही करेंगे कि सर जाके जो हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो हम करें, और इस तरीके से आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम कंटिन्यू आगे कर पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि सर आप भी हमें इस तरीके से गाइड करते रहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से क्या करना चाहिए, और आप भी हमारे साथ में आ करके ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसे इनिशिएट लेंगे कि कुछ ऐसा बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएँ या कुछ आप बताएंगे। तो मिल करके कुछ सर काम हमारा बचपन के लिए आप भी कुछ करेंगे। तो आप हमारा बचपन को लेकर के कुछ क्या सर कुछ कहना चाहते हैं कि आप किस तरीके से सहयोग करेंगे या आप कुछ अपना मार्गदर्शन देंगे इसमें, किस तरीके से आप सर हमारा बचपन के लिए? देखिए, पहली तो क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ये मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ वो यही मुझे आकर्षित किया कि आप ग्राउंड लेवल पे उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जहाँ तक नई चीज़ें मुहैया हैं, उपलब्ध नहीं हैं। तो मेरी तो हमेशा ही शुभकामना है आप लोगों हमेशा इसी तरीके से काम करते रहें, और व्यक्तिगत तौर पे जहाँ पे भी मेरी आवश्यकता होगी मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आप लोगों से हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं जो भी योगदान दे सकूँ इस काम में, बच्चों की शिक्षा में मैं जो भी योगदान दे सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के हर को संभव सहायता करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों का धन्यवाद। और सर हमारे साथ इसी तरीके से आगे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, और आशा करते हैं सर को भी अच्छा लगा होगा हमारे इस प्रोग्राम में आकर के। तो सर अब हम ज़्यादा लंबा सेशन ना खींचते हुए बातों को यहीं विराम देते हैं। अगर किसी के क्वेश्चंस हों सर को लेकर के, कोई बात करनी हो तो आप लोग पर्सनली पूछ लीजिएगा और सर से बातचीत हो जाएगी, तो हम आपको क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे जैसा भी होगा। ठीक है, तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे और हम बताएंगे। और अभी हम छोटा सा सर इस प्रोग्राम के लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा भेंट के रूप में एक छोटा सा ये मोमेंटो लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये और आशा करते हैं सर आप इसी तरीके से हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।